नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बार खतरा बन रहा है कोरोना का नया वेरिएंट JN.1। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जाए। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर आनंद शुक्ला और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ेंगे। इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम चीजों को समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इस बार खतरा बन रहा है कोरोना का नया वेरिएंट JN.1, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देश भर में गुरुवार को बीते 24 घंटे में 358 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के नए केसों में बढ़ोतरी के बाद देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 2669 हो गई है। उधर केरल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कर्नाटक और चंडीगढ़ में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी देश में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। सभी राज्य सरकारों से कोविड को लेकर सही कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है ताकि कोविड के केस बढ़ने पर हालात से निपटा जा सके। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कोरोना वायरस के JN.1 के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटर स्टेट करार दिया है। JN.1 के मामले अमेरिका, चीन, सिंगापुर और भारत में पाए गए हैं। जो मरीज JN.1 से पीड़ित हो रहे हैं उनमें गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब तक देखने को मिल रहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट से पीड़ित मरीज 6 से 7 दिनों में ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं या फिर ज्यादा उम्र के हैं उन्हें इससे गंभीर खतरा हो सकता है। लिहाजा सभी को सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों सावधान रहने की जरूरत है। देश अभी कोरोना वायरस से ठीक से उभरा भी नहीं था। ऐसे में JN.1 ने दस्तक दे दी है। ये एक नया वेरिएंट है जिसके 21 मामले जो हैं वो अभी देखे गए हैं। लगातार मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर कल एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पूरी तरीके से समीक्षा की गई थी। राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे और साफ तौर से ये भी कहा गया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़े हैं। उसी को लेकर जो है राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर आज स्टूडियो में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद शुक्ला सीनियर डॉक्टर हैं, मनोज कुमार सिंह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो नया वेरिएंट है इसको लेकर कई तरह की चीजें फैल रही हैं। कुछ लोग जो है अभी डर रहे हैं कि जो पहले वेरिएंट आए हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है या फिर ये फेफड़ों को खराब कर रहा है। आप एज ए एक्सपर्ट क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज तक कोई चीज तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन कोरोना आने के कारण म्यूटेशन तो होना ही होना है। आज या नहीं तो कल परसों इसके लिए हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पहली बार जो घटना हुई थी उस समय लोग को पता नहीं था कि इस तरीके से भी हो सकता है। अब हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन तुरंत स्टार्ट कर दिए हैं, मास्क लगाना भी शुरू कर दिए हैं। तो हम लोगों के पास दवाइयां भी है, टीकाकरण भी है, साथ में बेड्स भी हैं जिसमें हम ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें की मौजूदगी है। इसलिए हम लोग तैयार हैं इस चीज को झेलने के लिए। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा और हर तरीके से हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि म्यूटेशन हम लोग नहीं रोक सकते।
लेकिन म्यूटेशन होता सवाल यहाँ रहेगा। पर यह है कि बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके लिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चे में इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है, रिस्पायरेटरी ट्रबल ऑर्गन्स मजबूत नहीं होता। और बड़े लोगों में भी यही चीज है, इम्यूनिटी तो होती है वो भी कम, और तथा प्रोटीन बॉडी में कम होता है, जिसके कारण जो है ड्रग्स इफेक्टिविटी की भी दिक्कत होती है, तथा फाइटिंग कैपेसिटी इम्यूनिटी उन लोगों में काफी कम हो जाती है। तो इस तरीके से बुजुर्ग लोगों की एक्टिविटी पे भी, बाहर जाने का, भीड़ भरे जगहों पे जाने के लिए हम लोग को रुकना है, क्योंकि इन दोनों लोगों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बने रहिए सर, आगे भी मैं भी आपके पास आऊंगा। मनोज कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। मनोज जी, सर्दी भी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अब ये नया वेरिएंट, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और आखिर हम कैसे भांपें कि अगर किसी को खांसी जुकाम ये तमाम चीजें हैं तो ये मौसम का असर है या फिर कोरोना के नए वेरिएंट का असर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि JN.1 वेरिएंट जो है, ये समझिए कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। और अगर आप इसको देखें तो जो हमारा जो इसके पहले जो स्ट्रेन प्रिवेलेंट था XBB, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो डिफरेंस है कि बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्टिव है, बट अभी तक जितने केसेस देखे गए हैं वो माइल्ड देखे गए हैं। हालांकि WHO ने इसको कहा है कि ये जो स्ट्रेन जो है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और इस पे विजिलेंट रहना है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, क्लोज एटमॉस्फेयर में लोग रह रहे हैं, वेंटिलेशन कम रहता है, तो इसमें स्प्रेड होने के चांस बहुत ज्यादा है। और JN.1 वेरिएंट की एक खासियत ये भी है कि जो हमें प्रायर इम्यूनिटी मिली है, चाहे नेचुरल कोविड इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से, उसको ये इवेड कर जाएगा या उसको सरपास कर जाएगा। वो इम्यूनिटी शायद इससे बचाव में कामयाब न हो, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो किसी भी स्ट्रेन के लिए काफी इफेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 राज्यों में जिस तरह से 21 केसेस आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 21 केसेस जो है उनके जेनोमिक सीक्वेंस से पता चला है कि JN.1 वेरिएंट के हैं, जिसमें अधिकांश गोवा, महाराष्ट्र और केरला से हैं। गोवा में ज्यादा आने का मुझे कारण समझ में आ रहा है क्योंकि वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है और ये बेसिकली फर्स्ट टाइम सितंबर में यूएस में ये वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था। तो हमारे देश में भी ये फैलेगा, इसकी संभावना है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उस हिसाब से लगता है कि माइल्ड से सिम्टम्स रहेंगे, तो बहुत ज्यादा पैनिक मनोज जी, लेकिन सवाल ये होता है कि जब हम देखते हैं, जैसे जैसे पिछले साल भी मुझे याद है और उससे पहले भी याद है, जैसे जैसे ठंडा मौसम करीब आता है या फिर कहा जाए कि दिसंबर का महीना शुरू होता है और उसके बाद से ही ये सारी चीजें ज्यादा पीक पर सुनाई देती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि रूटीन लाइफ चलती रहती है। क्या मौसम के साथ भी इसका कुछ जुड़ाव है? बिल्कुल मिश्रा जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो भी बैक्टीरियल है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया कोई वायरल नहीं है, बट जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, जितने भी इस तरह के वायरस हैं, कॉमन फ्लू के जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस सबका प्रकोप इसी में विंटर में होता है। विंटर में 2 कारण है, एक तो कि ठंड की वजह से वायरस का ग्रोथ अच्छा होता है, और कोविड के बारे में तो आपको मैं बोलूं कि SARS-CoV-2 वायरस है, वो एक mRNA वायरस है, तो इसमें वेरिएशंस तो होते हैं, इसके स्ट्रेन आते रहेंगे। बट जिस तरीके से JN.1 की बात कर रहे हैं हम, उसमें एक थोड़ी सी सावधानी बरतनी कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, रैपिडली फैलेगा, और खास करके जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की सर्जरी हुई है, जिनका हार्ट का फंक्शन कम है, जिनको COPD या लंग्स की फेफड़ों की प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, उनके लिए बड़ा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि जो एल्डरली हैं उनको तो बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन करना शुरू करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, N95 डिजायरेबल है, सबसे बेस्ट इफेक्टिव मास्क तो वही है, बट अगर N95 लगाने में दिक्कत है तो सिंपल 3 लेयर जो मास्क है उसको लगाएं, अपने हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, क्योंकि जैसे जैसे अभी देखिए क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा और लोगों में क्राउड में जाने अक्सर हम देख रहे हैं इस मौसम में अमूमन लोगों को खांसी की बहुत शिकायत है और कई बार ये खांसी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लंबी भी खिंच रही है। लोग तमाम सिरप पी रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, तब भी उसका निजात नहीं है। और उसमें कई लोगों के साथ ये है कि रात में सोते वक्त और सुबह उठते वक्त खांसी आती है, जब दिन में धूप निकल जाती है तो फिर खांसी नहीं आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सीजन चेंज हो रहा है, थोड़ी कंडीशन स्ट्रेसफुल होती है, इसमें
जैसे कपड़े भी लोग नहीं पहन पाते हैं, बाहर जाते हैं, दोपहर में गर्मी आती है, सवेरे ठंड आती है और शाम को भी ठंड लगती है, तो वो एक्सपोजर को कंप्लीट नहीं कर पाते टेम्परेचर के साथ। और चूंकि डाइट भी बहुत अच्छी लेनी पड़ती है इसमें, क्योंकि प्रोटीन ले और विटामिन सी ले तथा ए और डी ले, तो इससे फाइट कर सकते हैं और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। क्योंकि एक बार अगर खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा स्टार्ट हो गया तो वो ओवर सिक्रीशन के कारण जो है कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छा मीडिया बन जाता है और रिटेन करता है तथा वही बॉडी में फिर से इन्फेक्ट कर जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आनंद जी, एडवाइस करिए जरा, लोगों को क्या करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए यही है कि देखिए हम पूरा 2 कपड़े पहन के निकले हैं बाहर, और साथ में ठंड से बचे, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है 26 से लेके 6 डिग्री तक। अब इसमें आपकी बॉडी का एक्सपोजर अगर है तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हाई मेटाबॉलिज्म स्टेटस पे रहना है, गर्म खाना खाएं, मसाले वाला खाना खाएं, प्रोटीन अंडे लें तथा साथ में विटामिन सी खाएं, और सी कॉड मछली अगर खाना चाहते हैं तो मछली खाएं। कुछ लोग जो है अल्कोहल वगैरह जो ज्यादा लेते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि उनकी डाइट बड़ी अच्छी रहे। और अगर आप वेज हैं तो मक्खन जरूर खाएं। इस पे हम लोगों ने काफी रिसर्च भी किया है कि मक्खन से फैटी लीवर नहीं होता, मक्खन से फैट नहीं बढ़ता। आप शुद्ध घी लें, गाय का घी लें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। नहीं तो वो वर्जिन ऑयल आती है वो ले, सरसों का तेल ले, नारियल तेल ले, जो खाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आपका रहेगा। बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहता हूं ये सवाल, आप भी इस सवाल का जवाब दें ताकि आपका इस पूरे मसले पर तर्क क्या है। जो खांसी अक्सर सुबह के वक्त और रात को सोते वक्त लोगों को आती है और उसके बाद दिन भर नहीं आती है, अधिकतर महिलाओं में ये शिकायत देखी जा रही है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर उसको खांसी हो रही है, वो जब फ्लैट पोजीशन पे, लाइंग डाउन पोजीशन पे रहता है तो उसकी लंग की कैपेसिटी जो है और कंप्रोमाइज होती है। दूसरी चीज की जो सेक्रेशंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है उसका पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, वो ट्रैकिया में जाता है, श्वास नलियों में जाता है, उसको इरिटेट करता है। तो इसलिए जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं, टेम्परेचर ठीक रहता है। और देखिए ये जो जितने भी वायरसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ये टेम्परेचर सेंसिटिव, ये आपके जो श्वास नलिकाएं हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, उसको इरिटेट करती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन करती हैं। तो आप जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वार्म एटमॉस्फेयर रहता है, वेंटिलेटेड रहते हैं, उस समय खांसी कम होती है। लेकिन जब आप सीधा लेटते हैं उस समय क्या है कि एक तो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, जो साइनसिस वगैरह में जो इन्फेक्शंस होता है उसके जो सेक्रेशन होते हैं वो श्वास नलियों में जाते हैं, उसके वजह से कफ ज्यादा होता है। इसलिए अधिकांश लोगों को मैंने देखा है शिकायत करते हुए कि डॉक्टर साहब जब हम दिन में रहते हैं तो खांसी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम लेटते हैं तो सोते समय बहुत खांसी होती है। इलाज क्या है इसका डॉक्टर साहब, इलाज क्या है या फिर क्या तरीका आजमा सकते हैं? देखिए 2 चीजें हैं। जो इम्यूनिटी देखिए एक दिन में बिल्ट होती नहीं अनुपम जी, मैं आपको क्लियर कर बता दूं कि खाने पीने पे तो आपको ध्यान देना होगा। ये इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म चीज है, उसको आपको डेवलप करने के लिए जैसे डॉक्टर शुक्ला ने भी बताया कि प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, विटामिन सी, जो भी डिफिशिएंट विटामिन हैं उसको आपको लेना चाहिए, आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो इम्यूनिटी को बहुत डाउन करती है, तो आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन तरह के इन्फेक्शन से बचें, इसका एक्सपोजर ना हो, इसमें आप संक्रमित ना हो। तो उससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप मास्क लगाना शुरू कर दें अभी से, खास करके बुजुर्ग जो 60 ईयर्स से ऊपर के हैं वो मास्क। लोग अक्सर स्टीम लेते हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार स्टीम लेते हैं ऐसी कंडीशन में कि स्टीम से उनके फेफड़ों को फायदा होगा या उनको खांसी नहीं आएगी। क्या स्टीम एक बेहतर विकल्प है? देखिए स्टीम लेना फायदेमंद है, बट बहुत ज्यादा लेना ठीक नहीं है। दिन में 2 बार लें। बहुत सारे नेजल डिकंजेस्टेंट हैं, बहुत सारे लोकल स्टेरॉइड्स हैं जो सिर्फ नेजल या नाक के म्यूकोसा पे काम करते हैं, वो सब चीजों से को लेके एंटी एलर्जिक हैं,
खास करके मोन्टोलुकास्ट और कुछ एंटी एलर्जिक जैसे आपको सेट्रिजिन, टर्फेनाडिन, इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके नेजल मिकोसा से एलर्जी कम करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो एक ऑब्स्ट्रक्शन सी आपको एक नाक में जो बंद होने की जो फीलिंग होती है उसको कम करती है और डिस्चार्जेस को भी रोकती है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के परामर्श से आपको एंटीबायोटिक्स भी लेना चाहिए। कुछ ब्रोंकोडायलेटर सिरप होते हैं जो आपकी जो श्वास की नलियां हैं उसको थोड़ा खोल के रखते हैं और म्यूकस को भी म्यूकोलिटिक भी बोलते हैं उसको, उस तरह के भी प्रिपरेशन बाजार में उपलब्ध है। बट ये सारी चीजें आपको डॉक्टर से सलाह से ही लेनी चाहिए। बट जो आप घर में उपचार करना चाहते हैं उसमें स्टीम लें, बट इतना ज्यादा ना लें कि 4 बार 6 बार, 2 बार सुबह शाम आप स्टीम लें, उससे भी। मैं आनंद जी के पास आऊंगा। आनंद जी, सवाल ये है कि आप जब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक डर, एक भय पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने जो पिछले देखा है 2-3 सालों में जब कोरोना की फर्स्ट और सेकंड स्टेज आई तब जो हालात थे, अब जैसे में कोई नया वेरिएंट आता है एक डर पैदा हो जाता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं या फिर घर से बाहर नहीं भेजते हैं, पार्क में नहीं भेजते हैं। ऐसे में पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? और इसके लिए किस तरीके से आदमी खुद घर में तैयार हो? देखिए, भारत में तो बहुत अच्छा है कि 4 सीजन होता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, और इस तरीके से जो है हम लोग की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन आप अगर बारिश में जा रहे हैं, छाता नहीं लेंगे तो भीग जाएंगे, उसके रिपरकशन हो गए। उसी तरीके से जाड़े में अगर बाहर अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े पहन के नहीं जा रहे हैं तो परेशानी होगी। तथा खाना भी, डाइट भी ड्रग ही है। डाइट जो है आप बहुत अच्छा ले, प्रोटीन बहुत अच्छा ले, फैट बहुत अच्छा ले। अगर लेते हैं ये दोनों चीज तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और साथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्ट करती है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर जगह घी का प्रयोग दिखाया हुआ है। क्योंकि और परेशानी क्या है बड़े शहरों में कि लोग जो है घी तेल नहीं खाते, इसके कारण उन लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन हो रही है, हार्ट प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, थर्मो रेगुलेशन बहुत देखा नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग देखना है। क्या मास्क वाला जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको एक बार फिर लाना पड़ेगा सबको, प्राइवेट संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, सभी जगहों पर, वरना बड़ी चूक भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा। छोटे स्कूलों में बच्चों को अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो उनको आवर्स चेंज करने होंगे, नहीं तो 2-3 दिन के लिए बंद कर दे, क्योंकि सडन टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये और बुजुर्गों के लिए तो खैर वो लोग रिटायर्ड वाले होते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, घर से बाहर कम जाना चाहे तो सारा काम घर पे बैठ के करे। दूसरी बड़ी बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि होम वर्क बढ़वा दे, घर पे बैठ के लोग काम करें। तथा कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना माइल्ड ही हो, तुरंत म्यूटेट कर जाता है बॉडी में आने के बाद, और हो सकता है कि बहुत सीवियर हो, जैसे कि उस बार चाइना में आया तो यहाँ नहीं आएगा। 1 महीने के भीतर इतना भयानक हो गया कि मौत ही मौत। तो इसके लिए हमेशा हम लोगों को बिल्कुल। मनोज जी हमारे साथ। मनोज जी, सवाल ये है कि अंतर कैसे पहचाने? नाक से पानी आना, खांसी होना, हल्का हल्का बुखार होना, शरीर तपना, या तमाम जो चीजें हैं, अक्सर किसी को भी अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो पहली नजर में आदमी कहता है सर्दी लग गई है। जो दवाइयां आम आदमी के जहन में या घर पे मौजूद रहती हैं, आदमी पहले उठा करके वो पानी से वो दवाइयां पिला देते हैं या फिर खिला देते हैं। सवाल ये अंतर कैसे पहचाने लोग कि वाकई में ये कोरोना का नया वेरिएंट है या फिर सर्दी जुकाम है, खांसी है, ये मौसमी असर है, इसका अंतर कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इनके अधिकांश जो कोरोना कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं, जैसे गले में दर्द, नाक का बहना, सांस लेने में दिक्कत, बॉडी में एक, इसको जो बॉडी एक बोलते हैं, इस फीवर, ये सारे वायरल में कॉमन होते हैं। तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। बट देखिएगा कि जो ये कोरोना का जो इस बार जो JN.1 की जो देख रहे हैं हिस्ट्री, उसमें जो फीवर का जो टाइम है, फीवर की जो
ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहती है नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से। दूसरी चीज कि डिफरेंशिएट आप सिर्फ टेस्ट करा के ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नया वेरिएंट आया है, मुझे लगता है कि अगर सर्दी खांसी जुकाम रहता है 2 दिन 3 दिन रहता है तो आप अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि कोविड को एक्सक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है मनोज जी कि जिस तरीके से विटामिन सी की बात होती है, विटामिन डी की बात होती है, क्या इनको लेकर के जो मेडिसिन या सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या इनके जरिए हम इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, विटामिन सी का तो बहुत एक ट्रेडिशनल यूज रहा है कि कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम में विटामिन सी लेते थे। विटामिन डी जो है अभी अधिकांश ब्लड रिपोर्ट्स में आप देखेंगे विटामिन डी 20-15 इस टाइप से होता है, क्योंकि सन का एक्सपोजर अधिकांश लोगों को खास करके बड़े शहरों में कम हुआ है। तो हमें लगता है कि विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स जो है वो टेस्ट कराने के बाद ही लेना चाहिए। विटामिन सी आप जब भी आप कोई एंटी एलर्जिक या साथ में कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो विटामिन सी को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाए, बट मुझे लगता है कि एक्यूटली आप सिर्फ इस आधार पे कि चूंकि हमको इन्फेक्शन रोकना है तो विटामिन सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर लेके खाने से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फायदा है। आपको जो नेचुरल फूड है उससे, जैसे आप अगर फल के तौर पे सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो विटामिन आपको पर्याप्त मिल जाती हैं। जहां कमी है वहां सप्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर्स ने बताया किस तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने इस खास शो में आपको ये बताया कि अब जो नया वेरिएंट आया उसके लिए किस तरीके से आप तैयार हो सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को आप मजबूत रख सकते हैं और अच्छा खान पान बेहद जरूरी है आपके लिए। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।